मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का गैलेक्सी एट स्टडी एकेडमी में स्वागत है। मैं पूजा आज आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्रिया का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, लेखपाल किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में। क्रिया कहते हैं किसे हैं जब किसी शब्द में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे ही हम कहते हैं क्रिया। जैसे मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो जो हमारा पढ़ता है ये हमारा क्या है? क्रिया है। राम गाना गाता है, तो राम क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो इसमें हमारा गाना क्या हो रहा है? हो जाएगा हमारा क्रिया। क्लियर है आप सभी को? नहीं है तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम अभी। जब किसी शब्द में किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है उसे ही हम कहते हैं क्रिया। जैसे खाना, गाना, रहना, खाना, गाना, रहना, खेलना, ये जो सारे हमारे शब्द हैं ये क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम धातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी मूलांश को धातु कहते हैं। क्रिया के ही मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। धातु पद से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूप में धातु उपस्थित होता है। जैसे कि चलना में
क्रिया है, चल जो है हमारा धातु है, और ना हमारा क्रिया है। यानी इसको पहचानने का एकमात्र सूत्र ये भी है कि जिस शब्द के अंत में नाम लगा होता है वो हमारा क्या होता है, धातु रूप होता है। जैसे चल प्लस ना बराबर चलना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। तो ये हमारी धातु की पहचान है। यानी कि इसको पहचानने के लिए सिर्फ हमें शब्द के अंत में क्या ढूंढना है, ना शब्द ढूंढना है। यानी जिस शब्द में हमारा ना जुड़ा होता है शब्द के अंत में, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब बात करते हैं हम धातु के भेद के बारे में कि हमारे धातु के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। उससे पहले मैं धातु का डिफिनीशन लिख देती हूँ आपके लिए। आप सभी नोट कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं धातु के कितने भेद होते हैं। तो हमारा धातु जो है इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। जो हमारा मूल धातु होता है यह मुख्य रूप से स्वतंत्र होता है। यानी ये किसी के भी सहायता से नहीं बोला जाता है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है हमारा मूल धातु। इसके अंतर्गत आता है हमारा
पी गा रह जा ये आदि शब्द यानी खा पी रह जा आदि शब्द हमारे क्या है मूल धातु है, क्योंकि मूल धातु जो होता है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला शब्द है। इसको बोलने में किसी भी क्रिया वर्ग की सहायता नहीं ली जाती है। अब हम बात करते हैं यौगिक धातु के बारे में। हमारा जो यौगिक धातु है ये मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, यानी कि मूल धातु में प्रत्यय लगा देंगे प्लस कई धातुओं के संयोग से हमारे यौगिक धातु का निर्माण हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाने से हमारे यौगिक धातु का निर्माण होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं आप, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यौगिक धातु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला हमारा प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणार्थक धातु ये अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, जैसे आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा मूल धातु है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मूल धातु, यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रेरणार्थक धातु। हमारा मूल धातु हो गया खा, इसमें प्लस अगर हम ना जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है, इसमें आना जोड़ते हैं हम आना तो हमारा हो जाता है खाना, तो हमारा हो जाता है खाना। उठ प्लस आना तो हमारा हो जाता है उठाना। तो ये जो है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक शब्द का निर्माण हुआ है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में यानी कि उठ प्लस आना है तो उठ प्लस आना की जगह यहाँ करते हैं हम उठ प्लस लाना। यानी कि इसमें हम प्लस वाना जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है उठ वाना। तो ये हमारे द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द का निर्माण होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है दिलाना प्लस इसमें अगर हम वाना जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है क्या दिलवाना। तो इस तरह से हमारा प्रेरणार्थक धातु की पहचान होती है। अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा है यौगिक धातु।
दूसरा हमारा यौगिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस यौगिक क्रिया का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया। जैसे होता है हमारा रोना, धोना। तो ये जो सारे शब्द हैं या फिर कह सकते हैं ये जो हमारे धातु हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बन रहे हैं। रोना, धोना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, आदि शब्द हमारे यौगिक के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम नाम धातु के बारे में। जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है उसी को हम कहते हैं नाम धातु, यानी कि कह सकते हैं हम संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को कहते हैं हम नाम धातु। जैसे कि लात से लतियाना, ठंड में ठंडाना, बात से बतियाना। ये हमारे नाम धातु के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है में खाना क्रिया के साथ फल कर्म का कार्य कर रहा है, यानी कि खाता। खाना क्रिया के साथ फल कर्म कर रहा राम फल खाता है में खाना क्रिया के साथ फल का कर्म हो रहा है। एक और ऑप्शन देख लीजिए।
गीत गाती हैं मैं? गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। अब बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा इसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि आपको एक ऑप्शन से समझाती हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। राधा रोटी खाती है, तो कर्म का इसमें अभाव है तथा क्या खाती है? रोटी खाती है, जो क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है। यानी कि राधा खाती क्या है? रोटी खाती है। इसमें इसका कर्म का अभाव है, इसलिए इसका सीधा असर कर्ता पर पड़ रहा है। एक और ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि इसको ऐसे मैं लिख देती हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होती। मोहन हंसता है, इसमें कर्म का अभाव है और हंसता है, इसलिए क्रिया का फल सीधे किस पे पड़ रहा है? हमारे मोहन पे पड़ रहा है। जो हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो इसकी पहचान का एकमात्र सूत्र है क्या, किसको। क्या और किसको, ये जो दो शब्द है, इससे हमारी पहचान होती है कि हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। जैसे राम क्या राम राम फल खाता है। अब हम इसे प्रश्न करके पूछते हैं। प्रश्न करने पे राम क्या खाता है। इसलिए हमने पहला प्रश्न किया यहाँ से, राम क्या खाता है, तो राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है, तो हमारा उत्तर रहेगा फल। तो ये हमारा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। अब ये हमारी सकर्मक क्रिया की पहचान। अब इसको ऐसे भी कहते हैं, राम किसको खाता है, तो राम फल को खाता है, करके दिखाते हैं हम। मैं उत्तर मिलेगा फल को। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया को कैसे हम पहचान सकते हैं, एक उदाहरण देके समझाती हूँ आपको। अब हम बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है। जैसे कि ऑप्शन है आप सभी के सामने, उदाहरण है, बालक रोता है। प्रश्न करते हैं हम,
बालक रोता है, बालक क्यों रोता है नहीं पता है, बालक किसको रोता है इसका भी हमें उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये हमारा क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य भेद के बारे में भी जो कि हमारी क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं हम सहायक क्रिया किसे कहते हैं। बात करते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ में हमारा जो ये हूँ, ये जो हूँ शब्द है ये हमारी सहायक क्रिया है। तो क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। एक और ऑप्शन देख लीजिए और एक और उदाहरण देख लीजिए। वे हंस रहे थे, जो रहे थे हमारा है, ये हमारा है सहायक क्रिया। नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो जो पहला कार्य हुआ रहता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो उसका पहले का कार्य क्या है, भोजन करना। राम ने सबसे पहले क्या किया, भोजन किया, उसके बाद वह सोया। तो हमारा जो भोजन करना है ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया है, भोजन करके, जो भोजन करके सो गया है ये हमारा है पूर्वकालिक क्रिया। अब हम बात करते हैं नाम बोधक क्रिया के बारे में। नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं, जब क्रिया और विशेषण के साथ कोई क्रिया जुड़ती है उसे हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया। मान लीजिए कि हमारी ये संज्ञा है प्लस विशेषण, तब जाके हमारा बनेगा नाम बोधक क्रिया।
नामबोधक क्रिया। मान लीजिए हमारी संज्ञा है लाठी, हमारा विशेषण है मारना, तो हमारी नामबोधक क्रिया बनती है लाठी मारना। क्लियर है आप सभी को? एक और देती हूँ, पीला प्लस पढ़ना। तो हो जाता है हमारा पीला पढ़ना। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द्विकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसमें दो क्रियाओं का कार्य होता है उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया है। जैसे कि तो इसमें दो क्रिया कार्य है, यानी कि क्रिया है, एक छात्र का और एक हिंदी का। तो ये हमारे हो जाते हैं द्विकर्मक क्रिया, जिसमें पहला है छात्र और दूसरा है हमारा हिंदी विषय। तो अध्यापक ने क्या किया, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो ये हमारा हो गया द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब बात करते हैं हम आखिरी टॉपिक के बारे में। हमारा आखिरी टॉपिक है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। अब हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे वह खाना वह खाना खाने लगा, मुझे पढ़ने दो। वह पेड़ से कूद गया। ये हमारे क्या है, संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा संयुक्त क्रिया के बारे में। यानी कि जो कोई दो संयुक्त क्रियाओं से बन के बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब बात करते हैं, हमारा अगला है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम आपको कुछ एमसीक्यूज कराएंगे। जब कोई क्रिया किसी संज्ञा की भांति व्यवहार करती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि
टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह क्रिया बिल्कुल ही संज्ञा की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्रिया का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड बहुत ही जल्दी मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।